नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आप लोग मुझे सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, साथ साथ में कॉपी पेन लेके कुछ ना कुछ नोट कर रहे होंगे। ऐसा मेरा यकीन है कि आप ऐसा ही कर रहे होंगे। पूरी मन के साथ, पूरी लगन के साथ आप तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अरस्तू ने कहा था कि जब कोई न देख रहा हो तो भी किसी काम को ढंग से करना ही आत्म अनुशासन का उदाहरण है। जिसने अनुशासन सीख लिया उसने सब कुछ सीख लिया। जो अनुशासित हो गया उसने किसी भी क्षेत्र में कदम रखा तो उसमें सफलता पाई। अनुशासन जीवन का बहुत बड़ा अंग है। सफलता का बहुत बड़ा एक, आप कह सकते हैं, सफलता की शर्त है। सफलता का एक अनिवार्य अंग है। अगर आप अनुशासित हैं तो आप किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं। स्वानुशासन, आत्म अनुशासन ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर वक्त आपको कोई देख नहीं सकता। लेकिन अगर आप अनुशासित रहते हैं तो आपके द्वारा जो काम किए जाने हैं वो समय पर समाप्त होते हैं और आप जो भी लक्ष्य रखते हैं वो समय से पूरे होते हैं। सफलता भी आपको मिल जाती है, क्योंकि आज टारगेट बनाना, प्लान बनाना कठिन नहीं है, टारगेट को अचीव करना कठिन है। आपको हजारों लोग मिलेंगे, हजारों वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको 5 मिनट का मोटिवेशन उड़ेल दिया जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से अनुशासित नहीं हुए तो वो छठे मिनट से किसी काम का नहीं रह जाएगा। 16 सितंबर 2023 के करंट अफेयर को पहले रिवाइज करेंगे। कल संडे का दिन था, हफ्ते भर के करंट अफेयर को हमने रिवाइज किया था। सारे लोगों ने उसको नहीं देखा है, वो सारे लोग उसको देख लें। जरूरी है रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। 3 बार करने के बाद में तो तलाक हो जाता है, 3 बार कबूल करने के बाद में तो निकाह कबूल हो जाता है। तो करंट अफेयर क्या चीज़ है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं और फिर 17 और 18 तारीख के करंट अफेयर, 17 और 18 को एक साथ हम कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, 16 तारीख में फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। लीना नहीं, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया? तो ये 13वां। 15 सितंबर को विश्वेश्वरैया के महान कार्यों को भारत में साथ साथ और किन देशों में भी इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह है श्रीलंका और तंजानिया। विशाखापत्तनम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विशाखापत्तनम बंदरगाह कार्गो हैंडलिंग में तीसरे स्थान पर है। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड का केंद्र है। वाइजाक के नाम से जाना जाता है। ये कृत्रिम नहीं, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, नेचुरल ये पोर्ट है, तो ये गलत हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने सद्भाव को बढ़ावा देने और संपत्ति संबंधी पारिवारिक विवादों को कम करने के प्रयास में गिफ्ट डीड योजना शुरू की? तो यह है उत्तर प्रदेश सरकार। निम्नलिखित में से सत्य कथन आपको बताना है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं को दिखाने के लिए बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया। सही है। और बिहार के वैशाली को दुनिया का पहला गणतंत्र कहा जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 का विषय अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना है और 15 सितंबर 2000 को पहला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। ये गलत है। पहला सही है, क्योंकि ये 2000 में नहीं, 2008 में, मेरे ख्याल से यही मैंने बताया था, जहां तक मेरी मेमोरी काम कर रही है, क्योंकि इसकी कोई व्याख्या मेरे पास नहीं है। तो आंसर दीजिएगा, मेरा मैच करके बताइएगा मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहां पर केवल एक बी पे दिया है। निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज बना? तो यह है कुलदीप यादव। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 कब से लागू होगा? तो 1 अक्टूबर 2023 से, 1 अक्टूबर 2023 से ये लागू होगा। और मैम शिफ्ट इनोवेशन भारत में अपना पहला वैश्विक इंजीनियरिंग संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। वह किस देश की कंपनी है? तो ये सिंगापुर वेस्ट कंपनी है। चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। 17 और 18 सितंबर के दोनों के करंट अफेयर को इसमें कवर किया गया है। व्याख्या के साथ देखेंगे। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। प्यार बना के उसको प्रदर्शित करने का एक ही तरीका है, एक ही माध्यम हमारे पास है कि आप उसको लाइक करें, शेयर करें और बहुत अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कर दें। आपकी
गुथी हुई, बिल्कुल पिरोई हुई फूलों की माला जैसी जो बातें होती हैं ना, वो दिल को खुश कर देती हैं। 4 दिन का जगा हुआ भी मैं होता हूँ, तो आपके लिए रात 3 बजे 4 बजे करंट अफेयर रिकॉर्ड करने को मैं तैयार रहता हूँ। अभी रात के 2:28 हुए हैं और मैं ये काम कर रहा हूँ आपके लिए। पहला प्रश्न है, 20 भारतीय भाषाओं के पत्रकारों और साहित्यकारों को भारतीय भाषा सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी अपने द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में उत्कृष्ट पुस्तकों और उत्कृष्ट अनुवाद के लिए वार्षिक पुरस्कार प्रदान करती है। बहुत ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। 18 भारतीय भाषाओं के पत्रकार और साहित्यकार अभी सम्मानित किए गए हैं भारतीय भाषा सम्मान से। यहां पर दिया है 20, तो इसको कर लीजिए 18, यानी कि ये पहला गलत है। और 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है उत्कृष्ट पुस्तकों को और अनुवाद के लिए, वार्षिक पुरस्कार होता है, तो ये सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर, तेलुगु भाषा के लिए वरिष्ठ पत्रकार विक्रम राव, मराठी के वरिष्ठ पत्रकार श्रीराम जोशी, गुजराती के लिए पद्मश्री डॉक्टर विष्णु पांड्या, इन सबको इस पुरस्कार से, भारतीय भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया है। बाकी कुछ नहीं याद रखना है, कितनी भाषाओं में दिया जाता है और अब की बार कितनी भारतीय भाषाओं में पत्रकार और साहित्यकार इसको प्राप्त किए हैं, ये ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो जो मनाया गया 16 सितंबर को, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, इस विषय के साथ मनाया गया। और दूसरा स्टेटमेंट है कि 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको घोषित किया। कब घोषित किया? 1994 में। तो ये दोनों बातें यहां पर सही हैं और इस तरीके से सही उत्तर हो जाएगा सी। 16 सितंबर को मनाया जाता है, बेसिक सवाल है। 1987 की बात है, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसी की वर्षगांठ, ये 16 सितंबर को किए गए थे, इसी की वर्षगांठ के अवसर पर 1994 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर जो ओजोन दिवस है उसको मनाने की घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो दोनों स्टेटमेंट तो सही हो गए। 1987 में आया और 2009 में संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये दो ऐसे सार्वभौमिक समझौते थे, प्रोटोकॉल थे, जिनको अनुसमर्थन प्रदान किया गया था, इन्होंने प्राप्त कर लिया था सार्वभौमिक तौर पर। कभी आपसे पूछ लिया जाए तो ये बताइएगा। फिच द्वारा भारत का वित्त वर्ष 2024 का विकास पूर्वानुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है, जो मुद्रास्फीति जोखिम को दर्शाता है? फिच क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है। 2024 का अभी विकास पूर्वानुमान इन्होंने जितना पहले दिया था उसी पे फिक्स रखा, उसी पे बरकरार रखा। इन्होंने कहा था 6.3%, तो अभी भी 6.3% ही इन्होंने बरकरार रखा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक ने अपने सितंबर अपडेट में फिच ने कहा कि उच्च आवृत्ति संकेतक ये बताते हैं कि जुलाई सितंबर तिमाही में विकास धीमा होगा। विकास धीमा होगा, विकास धीमा होगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो 6.3% ये इन्होंने जारी किया था, इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में दुनिया की सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक रेड फायर चींटी कहां पाई गई? रेड फायर चींटी आक्रामक प्रजाति है, तो ये मिली कहां है? ये यूरोप में मिली है, यूरोप में मिली है। और यूरोप में दुनिया की सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक मानी जाने वाली रेड फायर चींटी ये पाई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए कि किस कॉन्टिनेंट में मिली है, तो ये यूरोप आप टिक कर दीजिएगा। स्पेन, फिनलैंड, नीदरलैंड में कई लोगों को आयातित उत्पादों में रेड फायर चींटियां मिली है। इन्होंने बाहर से कुछ सामान मंगाया था तो उसमें ये चींटियां मिली है ना। ये चींटियां जहां भी जाएंगी दूसरी अन्य छोटी प्रजातियों को नष्ट कर देंगी, उनको मार देंगी, खा लेंगी, तो इसलिए इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। 15 सितंबर 2004 को पहला विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया गया।
उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट इज लिम्फोफा। ये तो चर्चा में आने का बहाना था कि 15 सितंबर को मनाया गया, तो ये चर्चा में आ गया। लिम्फोफा होता क्या है? तो एक रक्त कैंसर समूह है। ये रक्त कैंसर का एक समूह है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के एक भाग लसिका प्रणाली को प्रभावित करता है। जो लसिका ग्रंथि होती है, लसिका पूरा प्रणाली होती है, तो उसको क्या करता है, ये प्रभावित कर देता है। ठीक है। और इसके दो प्रकार होते हैं, हॉजकिंग लिम्फोफा और गैर हॉजकिन लिम्फोफा। हॉजकिंग, हॉजकिन और गैर हॉजकिन लिम्फोफा, ये दो प्रकार इसके होते हैं। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और लसिका प्रणाली को जब प्रभावित करेगा तो आप समझ रहे हैं कि फिर जिंदा रहना, कैंसर से वैसे भी आप देखते हैं अभी भी अगर तीसरे स्टेज में पहुंच जाता है तो किसी को बचाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, दूसरे स्टेज में पता चल जाए, पहले स्टेज में पता चल जाए तो लगभग कंट्रोल हो जाता है, दूसरे में भी उम्मीद रहती है, लेकिन तीसरे स्टेज में फिर राम भरोसे, भगवान ही जो करता है वही होता है। राजभाषा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी कि किसे यह पुरस्कार दिया गया है? राजभाषा नीति का बेहतर कार्यान्वयन किया है इन्होंने, अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो ये भारत के नियंत्रक वहां लेखा परीक्षक का जो कार्यालय है, कैग का जो कार्यालय है, उसको ये दिया गया है। कैग का जो कार्यालय है उसको दिया गया है। ठीक है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022-23 का ये पुरस्कार है जो इनको प्रदान किया गया है। 2022-23 का कैग का जो कार्यालय है उसको दिया गया है। राज्य गृह मंत्री अजय कुमार मिश्रा के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और कैग ने क्या किया था, हिंदी पखवाड़ा, राजभाषा नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए हिंदी पखवाड़ा 2022 में एक समिति का गठन किया था, और उस समिति ने राजभाषा नीति को बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने की योजना बनाई और उस पर फिर अमल किया, और अंत में इतना अच्छा कर गया कि यह पुरस्कार मिला। आप लोग भी अपनी योजना बनाइए, आप लोग भी अपना योजना जब अपनी प्लानिंग कर लीजिए तो उस पर फिर अमल में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए, तभी काम हो पाते हैं। सबसे आसान होता है सपने देखना, उससे कठिन होता है उस सपने के बारे में प्लानिंग करना, और सबसे ज्यादा कठिन होता है उस प्लानिंग को, जो योजना आपने बनाई है, उसको अमल में लाना। और जो ये तीसरे स्टेप तक पहुंच जाता है, सफलता उसकी होती है। आई हैव NTIHC फाउंडेशन ने राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत नया साइबर अपराध जांच उपकरण, जो बीमा धोखाधड़ी, ऑनलाइन वैवाहिक धोखाधड़ी जैसे साइबर हमलों का पता लगाने में सक्षम होगा, किसके सहयोग से विकसित किया है? आई हैव NTIHC फाउंडेशन ने किया है, इन सब कामों के लिए ये है। किसके सहयोग से किया है? तो IIT कानपुर के सहयोग से किया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। IIT कानपुर के सहयोग से इसने किया है। टेक्निक्स एंड प्रोसीजर, TTP, इस पर आधारित है। TTP जहां पर लिखा हो, टैक्टिक्स का मतलब होता है रणनीति, T फॉर टेक्निक्स यानी कि तकनीकी, और P फॉर प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया, इस पर आधारित ये साइबर अपराध जांच सुरक्षा उपकरण है। और ये जो अपराधी हैं, अपराधियों को एक तो पहले पकड़ेगा, और पकड़ने के बाद में यानी कि उनके कार्य के तहत उनको पकड़ेगा, और फिर उनमें दोषी ठहराने की भी क्षमता है। प्रमाण दे देगा कि ऐसे ऐसे तुम कर रहे थे, तो वो दोषी भी सिद्ध हो जाएंगे। K2-18b सुपर अर्थ ग्रह के संदर्भ में सत्यकथन चुनिए। लियो तारामंडल में एक ऐसे ग्रह की खोज की गई है जहां तापमान के साथ साथ पानी के प्रमाण भी मिले हैं। दूसरा है, यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 8 गुना बड़ा है और इसका वजन पृथ्वी से 2 गुना अधिक है। बात समझ में आ रही है? लियो तारामंडल एक तारामंडल का नाम है, लियो। नॉर्मली लोग जो है अपनी डॉग का नाम लियो रख देते हैं। मेरे परिचित 2 लोग हैं जिनके डॉगी का नाम लियो है, हमारे पास कोई डॉगी नहीं है। लियो तारामंडल में एक ऐसे ग्रह की खोज की गई है जहां तापमान के साथ साथ पानी के भी प्रमाण मिले हैं। तापमान भी मिल गया, पानी भी मिल गया, चलो घर बनाओ। और जो कई बिल्डर जान गए तो कहेंगे आओ, वो प्लाटिंग भी कर देंगे, बुकिंग भी कर देंगे, रजिस्ट्री भी हो जाएगी। बाद में जब आप पोजीशन लेने जाएंगे, कब्जा करने जाएंगे, तो पता चलेगा लियो तारामंडल कहाँ है, ये उनको पता ही नहीं है। और उनका स्कॉर्पियो का भ्रमण कई बार वहां पे हो चुका होगा, और कई बार
तो वो फॉर्च्यूनर से उतरते हुए प्लॉट की फोटो भी आपको दिखा देंगे। सतर्क रहिएगा। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 8 गुना बड़ा है, ये गलत है, ये 2 गुना बड़ा है और इसका वजन पृथ्वी के वजन से 8 गुना अधिक है। ये बातें उल्टी लिख दी गई, इधर की उधर, उधर की इधर। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल जीवन मिशन के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। 15 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन, JJM इसको बोलते हैं, प्रारंभ किया गया। ये रिपीट हो रहा है आपका क्वेश्चन, पहले भी इस पर प्रश्न हम बना चुके हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य है 2036 तक पूरे भारत में प्रत्येक ग्रामीण घर और सार्वजनिक संस्थान में पानी, जो पीने योग्य पानी है, उसको सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना, है ना। पीने योग्य पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करना, साफ सुथरा पानी। हर जगह पानी अच्छा नहीं है, बहुत गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं, जिसका TDS बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, TDS का फुल फॉर्म क्या होता है? एक बार इंटरव्यू में पूछा गया और वो प्रश्न था RO क्या है? तो किसी ने कहा रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि जैसे पानी आप छानते हैं वही मशीन जिसको RO आप बोलते हैं। तो ये प्रोसेस होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, इसीलिए उसको RO, उसी प्रोसेस के नाम से उसको RO कह देते हैं। कहे पानी की गुणवत्ता कैसे नापी जाती है? तो कहे TDS एक मीटर होता है, उससे पूछ लिए TDS क्या होता है, तो TDS आप बताइएगा क्या है। ऐसे ही प्रश्न इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। 2026 तक ये लक्ष्य नहीं रखा गया, ये लक्ष्य रखा गया 2024 तक प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में पीने योग्य पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करना। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि मेरे गांव में भी इसमें टोटी लग गई है, नल लग गया है और ऑन पेपर पानी भी इसमें आ गया है। लेकिन इस नल को और हम लोगों को कभी भी, खैर अपना हम लोगों का पर्सनल तो बहुत दिन से लगा हुआ है, वो टंकी वंकी रखी है और टुल्लू चल रहा है, समरसीबल लगा है, उससे नहीं मतलब है। ये जो इन्होंने सप्लाई किया है, नल को भी नहीं पता है कि यहाँ पानी आया है, लेकिन यहाँ पे ऑन पेपर पानी सप्लाई चल रहा है, रोज टंकी भी चल रही है। अब टंकी से पानी कहाँ जा रहा है, प्रधान जी के खेत में जा रहा है या कहाँ जा रहा है या कैसे, मुझे नहीं पता। लेकिन इस नल को भी नहीं, इसने भी नहीं देखा, हम लोगों भी नहीं देखा, लेकिन ऐसे ही सप्लाई हो जाती है। ये कमियां हैं, सरकार के प्रयास फलीभूत नहीं हो पाते, है ना। आप लोग जब पहुंचिएगा शासन प्रशासन में तो इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। किस शहर में थोक अपशिष्ट जनरेटर, बल्क वेस्ट जनरेटर से जैविक कचरे के प्रबंधन के लिए विकेंद्रीकृत कचरा प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया गया है? किस शहर में ऐसा किया गया है? बल्क वेस्ट जनरेटर, थोक अपशिष्ट जनरेटर शुरू किए गए हैं। तो ये यूपी स्पेशल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये शुरू किया गया है आगरा में। आगरा में लेदर का काम होता है, लेदर इंडस्ट्री बहुत तेजी से। अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कई टैक्सेस बढ़ा दिए इनके ऊपर और इनका जो प्रोडक्ट था वो महंगा हो गया। जब प्रोडक्ट महंगा हो गया तो चाइनीज माल, अन्य देशों से आने वाले माल से फाइट नहीं कर पा रहा है। इंडिया टुडे में एक स्टोरी निकली थी, उस स्टोरी को अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। IAS प्रेप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां पर इसका PDF हम शेयर करते हैं। तो वहां पे मैं डाल दूंगा और वहां पे आप देख लीजिएगा, वो स्टोरी बहुत अच्छी है और वो उसमें ये समस्या दिखाई गई है। तो यहाँ पे बल्क में बहुत ज़्यादा लेदर जो है, लेदर के जूते बने रखे हैं और वो सेल नहीं हो रहे हैं, पुराने हो रहे हैं, बाद में उनका अच्छा दाम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब टैक्सेस बढ़ जाते हैं, पता चला 28% टैक्स इस पर लग गया, तो जो 100 का सामान था वो 130 का पहुंच गया, 128 का पहुंच गया, बढ़ गया ना। अगर कोई 500 का था तो वो कितना हो जाएगा, तुरंत वो 650 का हो जाएगा। तो मार्केट में आजकल फाइट करना बड़ा मुश्किल है। गुणवत्ता तो बात की चीज़ है, सबसे ज़रूरी है रेट कम रखना। तो ये बल्क वेस्ट जनरेटर अब आपको याद रहेगा कि यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर सब्जी बाजारों में जो कचरा निकलता है, मंदिरों से निकला जो कचरा है, इन सब में इसका उपयोग किया जाएगा, है ना। बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा। लेदर से इसका कोई मतलब नहीं है, कहानी मैंने सुना दी तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन लेदर उद्योग की एक, यहाँ पर लेदर इंडस्ट्री की एक समस्या रही है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले दिन। आप ऐसे स्नेह बनाए रखें, अपने स्टेटस पे लगाएं, इसको लोगों तक पहुंचाएं। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करके जाएं, अच्छा न लगे तो आप कमेंट छोड़ के जाएं कि इसमें यह कमी है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। आप लोगों के जो मैसेज होते हैं वो हमारे लिए सुझाव के रूप में या
आप तारीफ भी करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तारीफ तो सबको अच्छी लगती है, हम उस लायक हो या ना हो, लेकिन तब भी तारीफ अच्छी लगती है। लेकिन अगर जरा सा भी लायकियत है तो उर्दू वाले लायकियत को अंग्रेजी वाले लायकियत में बदल के आप जाइएगा। थैंक यू सो मच।